तो जैसा हम लोगों ने आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं, अगला जो हम लोगों का विषय है पाठ्यक्रम के हिसाब से, वो रीति सिद्धांत को लेके है। तो आज हम लोग 1 घंटे के अंदर थोड़ी चर्चा रीति की करेंगे। रीति की अर्थ की, उसके परिभाषा की, उसके सिद्धांतों की। अगर समय मिलेगा तो उसके आचार्यों की भी, नहीं तो वो चर्चा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों के साथ एक नोट्स शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन का, ताकि आप उसको देख भी सकें। रीति के अर्थ एवं परिभाषा आप देखिए। रीति तत्व काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा काव्य लेखन के लिए जो शैली, शैली का मतलब होता है तरीका, जो तरीका अपनाया जाता है या जो शैली अपनाई जाती है, उसको मोटे तौर पे रीति कहते हैं। रीति शब्द संस्कृत के रिंग धातु से ऋण प्रत्यय के योग से बना है, जिसका मूल अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। आप कौन से मार्ग पे चल के, कौन सी पद्धति से, कौन से रास्ते से, कौन सी विधा से, कौन सी प्रणाली से अपना काम करते हैं, वही आपकी शैली हो गई। और वो जो शैली ही है, वही जो है रीति है। तो ये तमाम जो शब्द है, ये रीति के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मार्ग, पंथ, वीथ, पद्धति, प्रणाली, शैली। इन सब को जो है आप रीति के पर्यायवाची शब्दों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कि रीति संप्रदाय को चलाने वाले जो आचार्य हैं, इसकी परिकल्पना जिन्होंने पुष्ट की, वे कौन है? आचार्य वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। जैसे पहले हम लोग देखो पढ़ रहे थे, हम लोग अलंकारों की बात कर रहे थे। तो ये हुआ कि अलंकार ही जो है, वो उसका उसकी अंतर्निहित चेतना है, और किसी काव्य में जो है बिना अलंकारों के कुछ नहीं हो सकता। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, अलंकार नहीं, रीति जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। शैली कौन सी आप अपनाते हैं, किसी का काव्य को या किसी कविता को लिखने के लिए जो शैली अपनाई जाती है, वो शैली महत्वपूर्ण है, और उसको उन्होंने काव्य की आत्मा कहा। वामन के अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। पद किस विशेष तरीके से रचे जाते हैं, वही जो है रीति है। विशिष्ट पद रचना रीति है। ये इसकी एकदम वामन की एकदम सहज सरल परिभाषा, कि पदों की विशेष रचना पद्धति ही जो है रीति है। वामन के मत में, मन में, उनके मत के अनुसार रीति काव्य की आत्मा है। रीतिरात्मा काव्यस्य। उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है, और गुण उसके विशिष्ट आत्मरूप धर्म है। पूर्ववर्ती काव्य शास्त्री आचार्य दंडी ने भी इस मत को स्वीकार किया कि हाँ, जो वामन कह रहे हैं वो बात सही है, और रीत या शैली या पद्धति को ही किसी काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने रीति एवं गुणों को परस्पर संबंध करके एक मानने की चेष्टा भी की थी। दंडी के अनुसार गुण और रीति दोनों एक ही हैं, जबकि वामन जिस तरह से बात करते हैं, वो स्पष्ट करते हैं कि गुण अलग चीज है, रीति अलग चीज है। आनंदवर्धन भी रीति पर विचार करते हुए लिखते हैं, वाक्य वाचक चारुत्व हेतु, अर्थात रीति शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान करती है। आचार्य विश्वनाथ भी रीति को रस का उपकारक मानते हैं। वक्रोक्ति जीवित के लेखक कुंतक ने इस सिद्धांत को स्वीकार करने की अपेक्षा इसका विरोध किया। तो अभी तक आप देखिए, चाहे आचार्य विश्वनाथ हो, आनंदवर्धन हो, दंडी हो, इन सब ने जो है वामन के सिद्धांत को माना, लेकिन इसका विरोध करने का पहला काम जो है वो कुंतक ने किया। इसका प्रभाव संभवतः मम्मट पर भी पड़ा, और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रीतियों को स्वीकार न कर वृत्तियों के रूप में इन्होंने उसे स्वीकार किया है। और एक तरह से जो विरोध के आचार्य हैं, उस श्रेणी में कुंतक और मम्मट दोनों आते हैं। राजशेखर ने रीतियों को काव्य का बाह्य तत्व स्वीकार किया है। उनका कथन इस प्रकार है, वचन विन्यासो क्रमः रीति ही। तो ये अलग अलग आचार्य थे, जिन्होंने रीति के संबंध में अपने अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की। वामन इसके जो हैं पहले पुरोधा माने जाते हैं,
उसके बाद दंडी ने भी वही परंपरा स्वीकार की और उनके आचार्य वामन की पद्धतियों से अपने आप को एक तरह से उनके उन, उनके उनको उनके मत को इन्होंने एक तरह से समर्थन किया। उसके बाद इसी परंपरा में आनंदवर्धन भी आते हैं। आनंदवर्धन ने भी समर्थन किया, आचार्य विश्वनाथ ने भी समर्थन किया, लेकिन इसका विरोध जो है कुंतक से होता है और कुंतक के विचारों से सहमत होने वालों में आचार्य मम्मट और राजशेखर दिखाई पड़ते हैं। तो अब रीति का नामकरण कि अलग अलग आचार्यों ने रीति को क्या क्या कहकर संबोधित किया है। तो सबसे पहले जब भी बात आएगी तो नाट्य शास्त्र की आएगी, और नाट्य शास्त्र की बात आएगी तो आचार्य भरत मुनि की बात आएगी। आचार्य भरत मुनि ने इसे वृत्ति कहा है, संकेत मात्र माना है। आचार्य वामन ने शब्द दिया रीति, इसीलिए वो इसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। लेकिन इसी के लिए आचार्य भरत मुनि ने वृत्ति या संकेत मात्र शब्द दिया था। आचार्य कुंतक इसे मार्ग बताते हैं, मम्मट भी इसे वृत्ति कहते हैं। आचार्य आनंदवर्धन इसे पद संगठना बोलते हैं। आचार्य विश्वनाथ भी वही शब्द अपनाते हैं, पद संगठना कहते हैं। आचार्य राजशेखर वचन विन्यास क्रम कहते हैं, और आचार्य दंडी जो है कुंतक की तरह इसे मार्ग कहते हैं। मतलब लेकिन रीति कहने वाले एकमात्र आचार्य हैं आचार्य वामन। रीति कविता का वह मार्ग या रास्ता है जिससे वह गति करती है या गुजरती है, वो तरीका है। काव्य रीति से अभिप्राय मोटे तौर पर काव्य रचना की शैली से है कि आप कोई कविता लिखते हैं तो उसकी शैली क्या हो। यद्यपि संस्कृत काव्य शास्त्र में यह एक व्यापक अर्थ धारण करने वाला शब्द है। काव्य रीति को काव्य की आत्मा मानकर काव्य पर विचार करने वाला एक संप्रदाय रीति संप्रदाय के नाम से विख्यात है, जो ये मानता है कि रीति ही जो है काव्य की आत्मा है। ये संप्रदाय जो है रीति संप्रदाय के नाम से साहित्य में जाना जाता है। वे रीति के पद रचना की विशिष्ट शैली मानते हैं। वे कहते हैं कि पदों की रचना एक विशिष्ट शैली से हो तभी वो रीति के अंतर्गत मानी जाएगी। जिस प्रकार अवयवों का उचित सन्निवेश शरीर का सौंदर्य बढ़ाता है, शरीर का उपकारक होता है, उसी प्रकार गुण अभिव्यंजक वर्णों रीति का यथास्थान पर प्रयोग शब्दार्थ शरीर तथा आत्मा का विशेष उपयोग होता है। अतः काव्य में रीति का विशेष महत्व है क्योंकि वह काव्य शरीर का एकमात्र आधार है। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौंडी एवं पांचाली नामक 3 रीतियां मानी है। प्रायः ये तीनों ही अधिकांश मान्य है कि इस बारे में ज्यादा मतभेद नहीं है। रीति की 3 ही पद्धतियां आचार्यों ने स्वीकार की है, वैदर्भी, गौंडी एवं पांचाली। जैसे, और इन्होंने उदाहरण वही दिया कि जैसे हमारे शरीर में 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, हमारा धड़, हमारा शरीर और उन सब का एक स्थान निश्चित है। और अगर हर अंग अपने स्थान पे हो तो वो एक निश्चित तरह से एक पूरे शरीर की शोभा बनाता है। लेकिन कोई अंग अगर विकृत अवस्था में कहीं पे है तो निश्चित तौर पे वो शरीर की शोभा को कम करता है। तो ठीक उसी तरह रीति भी है कि एक एक पिच पर, एक पैरामीटर पे जब काव्य लिखा जाता है तो निश्चित तौर पे उसकी शोभा होती है। और अगर उससे भटकते हुए काव्य लिखा जाएगा या उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो जो है रीति के सौंदर्य को क्या करेगा, कम करेगा। हालांकि जो रीति के तीनों प्रकार हैं वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, वैदर्भी, गौंडी और पांचाली, लेकिन इसको संक्षेप में हम लोग समझ लेते हैं कि यह है क्या। पहला है वैदर्भी रीति, माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त दीर्घ समासों से रहित तथा छोटे समासों वाली ललित पद रचना का नाम वैदर्भी है। यह रीति श्रृंगार आदि ललित एवं मधुर रसों के लिए अधिक अनुकूल होती है। विदर्भ देश के कवियों द्वारा अधिक प्रयोग में आने के कारण इसका नंबर वैदर्भी हो गया तथा इसका दूसरा नाम ललिता भी है। बट इसे उपनागरिका रीति भी कहते हैं कि जो देशी कवियों के माध्यम से देशज भाषा में इस्तेमाल होता है उसको उसको ललिता या वैदर्भी कहते हैं। और सॉरी, ललिता कहते हैं। और जहां पे माधुर्य व्यंजक वर्ण ज्यादा हो, जहां पे बड़े समासों की जगह छोटे समासों का उपयोग ज्यादा किया जाता हो, उसे जो है वैदर्भी रीति कहते हैं। मम्मट इसे उपनागरिका भी कहते हैं।
आचार्य रुद्रट के अनुसार वैदर्भी का स्वरूप इस प्रकार है कि समास रहित हो अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त हो, श्लेषादि 10 गुणों से युक्त एवं च वर्ग की अधिकता युक्त, अल्प प्राण, च वर्ग से मतलब छ ज झ से युक्त अल्प प्राण अक्षरों से व्यास सुंदर वृत्त वैदर्भी कहलाती है। वैदर्भी रीति काव्य में विशेष प्रशंसित रीति है। कालिदास वैदर्भी रीति की रचना में विशेष सफलता मिली। इस प्रकार वैदर्भी रीति काव्य श्रेष्ठ काव्य में सम्मान्य है। इसके उदाहरण उन्होंने दिए हैं। मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है। किसी ये साउंड चालू है बेटा, उसे म्यूट कर दो। मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहां मिला तो वह मधुशाला है। तो ये वैदर्भी उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, रस सिंगार मंजुन की ये खंजुन भंजुन दैन, अंजुन रंजुन ही बिना खंजुन रंजित नैन। कैमरा वॉइस की बेटा उसको म्यूट करो। प्रिया तुम्हारा चालू है शायद उसे। परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, मुख चंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुख धोके। ये आंसू जो है वहां से ली गई है। तो ये कुछ उदाहरण उन्होंने वैदर्भी के दिए हुए हैं कि इसमें समासों का अभाव है, पदावली ललित है, मधुर है, अतः यह वैदर्भी रीति है। जहां पे छोटे छोटे पद हैं और बहुत ज्यादा ग्रामर में व्याकरण में इनको बांधने की कोशिश नहीं की गई है। दूसरा प्रकार है गौड़ी रीति। यह ओजपूर्ण शैली है। ओजपूर्ण वर्णों से संपन्न दीर्घ समास वाली रीति गौड़ी होती है। यहाँ पे वैदर्भी के ठीक उल्टे दीर्घ समास यहाँ पे आपको दिखाई देगा। वामन गौड़ी रीति के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि इसमें ओज और कांति गुणों का प्राधान्य तथा समास की बहुलता रहती है। मधुरता एवं सुकुमारता का इसमें अभाव है। मधुरता और सुकुमारता आपको वैदर्भी में मिलेगा। रुद्रट ने इसको दीर्घ समास वाली रचना माना है, जो कि रौद्र, भयानक, वीर आदि उग्र रसों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त होती है। इस रीति की रचना में उद्दीपक वर्णों का प्रयोग किया जाता है जिससे शौर्य भावना का आविर्भाव हो। इसी गौड़ी रीति का दूसरा नाम परुषा है। गौड़ बंगाल प्रदेश के कविजन इस रीति में कविता रचते हैं। इसके उदाहरण देखिए। अब देखो यहाँ पे पूरी की पूरी पंक्ति जो है एक एक उसमें है। अच्छा ही निश्चय रच्छाई उजारो इमी, तो से तुच्छ तुच्छन को अछवैन गत्तो, जारी डारो लकाई उजारी डारो उपवन, फारी डारो रावण को मैं हनुमंत हूं। कि हनुमान जी घोषणा कर रहे हैं कि किस तरह से वे रावण को खत्म कर देंगे। ओजपूर्ण कविता। ठीक उसी तरह, देख ज्वाल जालु हाहाकारु दस कंद सुनी, कयो धरो धरो धाय वीर बलवान है, लिए सूल सेल पास परिद प्रचंड दंड, भोजन सनीर धीरे धरे धनुबान है, तुलसी समद सौज लंक जग्यु कुंड लखी, जातु धान पुंगी फल जौ तिल धान है, सुव्रा सुलंगुल बलमूल प्रतिकूल हवि, स्वाहा महा हा की हूने हनुमान है। यहाँ पे भी देखो पूरी की पूरी पंक्तियों मतलब पूर्ण अर्थ पाने के लिए आपको पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक जब आप पढ़ेंगे तब उसका अर्थ क्लियर होगा। तो यहाँ समाज बड़े बड़े हैं, ओजस्विता है, एक तरह से वीर रस से भरी हुई चीजें हैं, तो इसको गौंडी कहते हैं। इस उदाहरण में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग है, ओज गुण की अव्यक्त हो रही है, और जो महाप्राण है जैसे ट ठ ड ढ आदि का प्रयोग ज्यादा हुआ है, तो इसको गौंडी कहते हैं। मतलब जहां पे ओजस्विता की बात हो, वीरता की बात हो, जहां पे पद बहुत लंबे लंबे हो, वो क्या कहलाते हैं? गौड़ी, गौड़ी रीति कहलाते हैं। उसके बाद अंतिम और तीसरा जो प्रकार है वो पांचाली रीति का है, जहां पे ओज एवं कांति समन्वित पदों को मधुर सुकुमार रचना को पांचाली कहते हैं। कहते हैं कि जहां पे ओज भी है, कांति भी है, लेकिन जो मधुर और सुकुमार भी है। पांचाली रीति न तो वैदर्भी रीति की भांति समास रहित होती है और न गौंडी की भांति समास जटिल होती है, जटित होती है। यह मध्य मार्गी, मतलब दोनों के बीच का रास्ता है। इस रीति का सबसे पहले उल्लेख वामन ने किया। वामन के अनुसार यह माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न रीति और अगठित भाव शिथिल छाया युक्त मधुर और सुकुमार गुणों से युक्त होती है। माधुर्य और सौकुमाय पांचाली रीति होती है।
इस रीति से काव्य भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी बनता है। अनुस्वार का प्रयोग न होने से यह वैदर्भी की तुलना में अधुर माधुरी युग लगता है। जैसे मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आंख का मन का। तो यहाँ पे देखो, पूरे पद का तो अर्थ है, लेकिन हर पद का भी एक अर्थ है। जैसे मानव जीवन वेदी पर, इसका भी अपना एक अर्थ है, लेकिन वो पूरे के पूरे पदों से कनेक्ट भी हो रहा है। समझने में सरल है, सहज है और सुकुमारता का उदाहरण है। तो ये पांचाली है। मधुरा का मुस्काती थी, पहले जब देखा तुमको, परिचित से जान अब के, तुम लगे उसी क्षण हमको। तो ये पांचाली का उदाहरण है। तो इस तरह से मुख्य रूप से तीन तरह की रीति है। हालांकि आपकी ये पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने ये आपको बता दिया। इस उदाहरण में प्रसाद गुण की अधिकता है, समास का अभाव है। राजशेखर मागधी नामक एक अन्य रीति भी स्वीकार करते हैं, जो मगध देश में उसका उपयोग होता है। भोज अवंतिका नामक रीति का उल्लेख करते हैं। एक लाटी नामक रीति भी है, इसका प्रयोग लाट देश में होता है। रुद्रट के अनुसार लाटी मध्यम समास वाली होती है, उसका उपयोग उग्र रसों में होता है। विश्वनाथ लाटी को वैदर्भी पांचाली के बीच की रीति मानते हैं। लाटी तु रीति वैदर्भी पांचाल्योंतरे। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार रीति संप्रदाय के भेद निम्नलिखित है। पहला, समास के सर्वथा अभाव की स्थिति, मतलब जहां पे समास है ही नहीं, वैदर्भी रीति है। समास के अल्पमात्र रहने पे पांचाली रीति है। समास की बहुलता रहने पे गौंडी रीति है। और समास की स्थिति मध्यम रहने पर लाटी रीति है। तो इन चार तरीकों से आप उन्हें पहचान सकते हैं। रीति काव्य की भूमिका में डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा। रीति शब्द का अर्थ के आश्रित रचना चमत्कार का नाम है, जो माधुर्य, ओज अथवा प्रसाद के गुण द्वारा चित्र को द्रवित, दीप्त और परिव्याप्त करती हुई रस दशा तक पहुंचाती है। वामन रस की स्थिति गुण के अंतर्गत मानते हैं, जो कि रीति का भी मूल आधार है। आचार्य वामन के मत में रचना और चमत्कार दोनों रीति पर आश्रित है। वहीं माधुर्य आदि गुणों के कारण चित्र को द्रवित कर रस दशा तक पहुंचाते हैं। अतः रीति ही काव्य का सर्वस्व है। सारांश, रीति भारतीय काव्य शास्त्र की धारा के काव्य के वास्तविक तत्व के अन्वेषण का मुख्य तत्व है। कवि से सहृदय तक की रस की जो यात्रा है, उस यात्रा के मार्ग का नाम रीति है। किस तरह से आप अपने मन की भावना को दूसरों तक पहुंचाते हैं, कविता जिस प्रकार से विकसित होती है, उसी उसकी प्रक्रिया रीति है। यह मार्ग तो काव्यार्थ का है, लेकिन इसे प्रकारांतर से कवि का भी मार्ग मान लिया जाता है। और कविता के बहुविध गति का मार्ग भी यही होता है। हर कवि का काव्यार्थ किसी न किसी मार्ग से होकर ही अभिव्यक्ति तक पहुंचता है। साथ ही काव्यार्थ का संप्रेषित होना भी बहुत हद तक इस मार्ग पर निर्भर करता है। इस मार्ग का निर्माण निश्चित रूप से कवि ही करता है। अतः मार्ग का सौष्ठव या असौंदर्य कवि की कुशलता पर ही निर्भर करता है। माधुर्य वामन के अनुसार माधुर्य नामक अर्थगुण वहां होता है जहां कवि की उक्तियों में काव्यात्मक विचित्रता दिखाई पड़ती है। यह गुण सभी प्रकार की कविताओं में होना आवश्यक है। इसके अभाव में कविता पुराने चित्र की तरह अनाकर्षक हो जाती है। तो संक्षेप में, रीति का अर्थ उस पद्धति से है, उस प्रकार से है, उस शैली से है, जो किसी कविता को लिखते हुए कवि धारण करता है, स्वीकार करता है। और उस शैली विशेष के कारण ही कविता जो है संप्रेषित होती है, दूसरों के भावों तक पहुंचती है। और इसके तीन मुख्य पद्धतियों का उन्होंने जिक्र किया, उसकी हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग चर्चा करेंगे रीति संप्रदाय की अवधारणा एवं आयाम, जो कि आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। कि जिस तरह हम लोगों ने अलंकार संप्रदाय को देखा था, उस तरह हम लोग रीति संप्रदाय की अवधारणा और आयाम को देखेंगे। प्रस्तावना, काव्य रचना प्रक्रिया भाषा के माध्यम से चलती है। हमारा समूचा जीवन व्यवहार ही भाषा के माध्यम से परिचालित होता है। रोजमर्रा की प्रचलित भाषा हमें विरासत में उपलब्ध होती है, और इसी भाषा सामग्री को हम अपने अनुभव, विचार आदि के माध्यम से दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। लोक व्यवहार में प्रचलित विरासत में मिली इस भाषा का प्रयोग कवि भी अपनी काव्य रचना में करता है।
अपनी रचना प्रक्रिया के क्रम में कवि इस भाषा के विन्यास को किसी विशिष्ट संवेदना या अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए किंचित तोड़ फोड़ देता है। इस तोड़ फोड़ से भाषा के पद या पद समूह किन्हीं विशिष्ट अर्थवक्ताओं से प्रदीप्त हो उठते हैं और उनमें सौंदर्य और रमणीयता उत्पन्न हो जाती है। कवि के लिए भाषा के रूप का नहीं, उसके स्वरूप का महत्व होता है। किसी खास संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट पद रचना द्वारा प्रचलित भाषा के स्वरूप में हुए परिवर्तन से उत्पन्न अर्थ और उस खास संवेदना का पाठकों तक संप्रेषण और समान उद्दीपन रचना प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने कवि की अनुभूति को विशिष्ट पद रचना द्वारा अभिव्यक्त करने के इस क्रम के मार्ग को रीति की संज्ञा दी है कि एक एक परिवेश विशेष में रहते हुए, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उसी परिवेश में कवि भी रह रहा है, लेकिन जब वो किसी खास भाव को, किसी खास संवेदना को प्रकट करने के लिए अपने शब्द विन्यासों के माध्यम से अपनी वाक्य रचना पद्धति में परिवर्तन करता है, वो हो सकता है कर्ता को बाद में रखे, क्रिया को पहले रखे, उसका मन करे तो क्रिया को पहले रखे, कर्ता को बाद में रखे, लेकिन ये सब करते हुए वो जिस तरह से पदों की रचना करता है, उन पदों में वह एक तरह की लयबद्धता लाने की कोशिश करता है, एक तरह की ओजस्विता लाने की कोशिश करता है। कोमल कांत पदावलियां हैं तो उस तरह से उसमें सुंदरता का भाव लाने का प्रयत्न करता है, गीतात्मकता लाने का प्रयत्न करता है। कहीं पे वो गीतात्मकता लाने का प्रयास करेगा तो कहीं पे वो चाहेगा कि नहीं, वो उसको एक लयबद्ध तरीके से खाली पढ़ा जा सके। तो ये जो अंतर होता है वाक्य पदों को रचने की प्रक्रिया जो एक कवि विशेष अपनाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रीति कहेंगे, वह पद्धति कहेंगे, वह शैली कहेंगे, वह स्टाइल कहेंगे जो कि कोई कवि अपनाता है। पाश्चात्य काव्य चिंतन में इसी को शैली या स्टाइल कहा गया है ना। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना कि क्या स्टाइल है, तो सबका अपना एक स्टाइल होता है। जैसे तुम हरिवंश राय बच्चन को पढ़ोगे तो हालावाद में उनकी अपनी एक पद्धति है, तुम निराला को पढ़ोगे उनकी अपनी एक पद्धति है, तुम जयशंकर प्रसाद को पढ़ोगे हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, उनकी शैली अलग है। तुलसीदास की शैली अलग है, रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूते कठोर हियो है, राजा हु काज अकाज न जान्यो कयो ही को निसकाने किए हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। तो अब देखो सबकी पदों को पढ़ने का तरीका बदल जाता है, टोन बदल जाता है, शैली बदल जाती है। तो ये जो परिवर्तन होता है किसी बात को कहने का जो तरीका है, जो पद्धति है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शैली कहते हैं या रीति कहते हैं। काव्य रचना की इस रीति का अध्ययन रीति संप्रदाय में किया जाता है। रीति सिद्धांत संबंधी चर्चा करने वाला शास्त्र ही क्या कहलाएगा? रीति शास्त्र कहलाएगा। रीति संप्रदाय की परंपरा हिंदी को संस्कृत काव्य शास्त्र से दरअसल ये सारी परंपराएं हिंदी को संस्कृत काव्य शास्त्र से ही प्राप्त हुई है। प्रस्तुत पाठ में हम रीति की संप्रदाय की अवधारणा और उसके विभिन्न आयामों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब रीति क्या है ये समझने के बाद, रीति के प्रमुख प्रकार कौन से हैं वो समझने के बाद, अब हम रीति निरूपण की चर्चा करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में रीति के स्वरूप की चर्चा नाटक तथा काव्य को ध्यान में रखकर की गई है। और जब ये ऐसा लिखा जाता है तो आप ये मान के चलिए कि चूंकि ये सारी पद्धतियां संस्कृत से आ रही हैं और इस तरह की शैली रीति पद्धति की जब भी बात होगी तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बिना किसी का काम चलता नहीं है। इसीलिए जब भी इसके स्वरूप की चर्चा होगी तो वो नाटक और काव्य को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में शैली की विवेचना भाषण कला के ऊपर होती है, रिहॉट्रिक जिसको कहते हैं। इसके पश्चात लिखित भाषा के स्वरूप विश्लेषण के संदर्भ में भी उसका प्रयोग होने लगा। भारतीय काव्य शास्त्रीय साहित्य अथवा काव्य भाषा के पद संगठना क्रम की, पदों का संगठन का आपका क्या क्रम है या आप कौन सी विशिष्ट पद रचना या वचन विन्यास को अपनाते हैं, उसी को रीति को समझने के लिए उपयोग में लाते हैं।
उन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की तरह भाषा को इस एक विशेष क्रम में प्रयोग किए जाने के पीछे छुपे कवि व्यक्तित्व को कुछ खास महत्व नहीं दिया। भारतीय काव्य शास्त्र में रीति को काव्य भाषा की विशेष गुणों वाली पद रचना माना जाता है, जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में शैली को मुख्य तथा कवि के विशिष्ट व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानने का चलन है। रीति का अर्थ है लिखने का क्रम या विधान। ये उसकी अब तक की सबसे सरल, सहज और सटीक परिभाषा है कि क्या रीति का अर्थ है लिखने का क्रम या विधान या तरीका। लिखने का यह क्रम या विशिष्ट पद संगठन प्रत्येक कवि की अपनी निजी विशिष्टता होती है। पद संगठन को यह निजी विशिष्टता ही कवि के मैनरिज्म या रीत या पद्धति का निर्माण करती है। पूर्व से प्रचलित संस्कृत काव्य रचनाओं में प्रयुक्त भाषा की विशिष्टताओं को परखने पर काव्य शास्त्रियों को उनमें विशेष प्रकार की पद रचना के दर्शन हुए। संस्कृत तथा उसके गहरे प्रभाव वाली हिंदी भाषा की रीति में जो लंबी लंबी समास युक्त रचनाएं थी, वही उनकी विशिष्टता थी, और इस पद रचना से ही वे जान पाए कि काव्य की भाषा व्यवहारिक भाषा से भिन्न होती है। रीति से संबंधित कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं इस बात की पुष्टि करती हैं। वामन के अनुसार रीति का अर्थ विशेष प्रकार की पद रचना है, हम आप पहले देख चुके। राज को वचन विन्यास क्रम कहते हैं। विश्वनाथ जी के अनुसार रीति का अर्थ पदों का संयोजन है। इन परिभाषाओं पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इन काव्य शास्त्रियों ने रीति के संदर्भ में लेखन में परिलक्षित होने वाले पदों या पद संगठन की विशेष प्रकार की रचना, विन्यास, संयोजन तथा भंगिमा को मानदंड के रूप में प्रयोग किया था। प्रश्न उठता है कि काव्य भाषा की पद रचना या पद विन्यास अगर विशेष है तो यह विशेषता उनमें होती कहाँ है, कि अगर कोई कवि कुछ पदों को खास तौर से उपयोग में लाता है जिसे हम विशेष मान रहे हैं, तो ये विशेषता कहाँ पे है। इसके प्रत्युत्तर में वामन कहते हैं कि वह गुण में होती है, अर्थात रीति विशेष पद रचना है और यह विशेषता अपनी अपनी पद रचनाएं अपने में समाहित करने वाले गुणों में रखती हैं। इस तरह के कुछ विशेष गुणों में समाविष्ट या गुण विशेष वाली पद रचना ही रीति है, और ऐसी रीति को ही वामन काव्य की आत्मा मानते हैं। रीति शास्त्र या रीति काव्य लिखने की परंपरा हिंदी में संस्कृत साहित्य से प्राप्त हुई, लेकिन रीति शास्त्र या रीति काव्य का जो वास्तविक अर्थ है उससे विशिष्ट अर्थों में भिन्न है। संस्कृत काव्य शास्त्रियों जैसे वामन ने रीति को उसी प्रकार काव्य की आत्मा माना जैसे रस और ध्वनि। वे रस और ध्वनि के समान ही रीति को महत्व देते हैं। ऐसा नहीं कि रीति को महत्व देते समय वो रस और ध्वनि के महत्व को कमतर रखते हैं। ऐसी स्थिति में रीति शास्त्र के अंतर्गत केवल उन्हीं ग्रंथों की चर्चा होनी चाहिए जिनमें रीति को काव्य की आत्मा मानकर काव्य के स्वरूप का विश्लेषण किया गया हो। किंतु हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा देते हुए रीति को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया। उन्होंने रीति या मार्ग को काव्य रीति या काव्य लक्षण के रूप में ग्रहण करके उस काल को रीतिकाल कहा। ऐसी स्थिति में रीति शास्त्र के अंतर्गत केवल रीति सिद्धांत की रचना करने वाले ग्रंथों को ही नहीं, वरन उन सभी ग्रंथों का समावेश हो जाता है जिनमें काव्य के लक्षण देने का प्रयत्न किया गया हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि रीति सिद्धांत में किन पुस्तकों को रखा जाए, जो खाली रीति की चर्चा कर रहे हैं उनके, या उन तमाम पुस्तकों के जो काव्य लक्षणों की बात कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि जिस संदर्भ में वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, तो निश्चित तौर पे उनका अभिप्राय काव्य के लक्षणों से था, ना कि केवल रीति से। इसीलिए उसके अंतर्गत वो सारी पुस्तकें आनी चाहिए जो काव्य लक्षणों से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में रीति शास्त्र के अंतर्गत केवल रीति सिद्धांत की रचना करने वाले ग्रंथ ही नहीं, वरन उन सभी ग्रंथों का समावेश हो जाता है जिनमें काव्य के लक्षण देने का प्रयत्न किया गया हो। अतः हिंदी साहित्य में रीति शास्त्र या संप्रदाय का तात्पर्य उन लक्षण देने वाले, सिद्धांत चर्चा करने वाले सभी ग्रंथों से है जिनमें अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप, भेद, अवयवों आदि के लक्षण दिए गए हों। कहने का मतलब यहाँ रीति के अंतर्गत सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। रस भी समाविष्ट हो जाएगा, अलंकार भी समाविष्ट हो जाएगी, वक्रोक्ति की भी बात होगी, ध्वनि की भी बात होगी,
स्वरूप का भी की बात होगी, भेद और अवयवों की भी बात होगी। तो रस रीति की एक व्यापक संकल्पना यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत की। ऐसे ही रीति काव्य उस काव्य को कहेंगे जिसमें अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति आदि के उदाहरण के रूप में या इनका ध्यान रखकर काव्य रचना की गई हो, भले ही इनके लक्षण न भी दिए गए हों। कि एक ऐसा काव्य जिसमें अलंकार हो, जिसमें रस निष्पत्ति हो, जिसमें रीति हो, जिसमें वक्रोक्ति हो, तो निश्चित तौर पे कोई भी साहित्य इससे अछूता नहीं है। अब रीति शब्द का अभिप्राय, चूंकि अभी तक इन्होंने रीति काव्य की बात की, अब वो रीति शब्द की थोड़ी चर्चा करते हैं। कि रीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वामन ने किया। भोज की परिभाषा को ग्रहण करते हुए रीति शब्द के अर्थ पर आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, रीति शब्द रीढ़ धातु के क्विन प्रत्यय के योग से बनता है, अतः रीति का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है मार्ग, पंथ, विधि, गति, प्रस्थान सब रीति के ही पर्यायवाची शब्द हैं। वह मार्ग, वह पंथ या विधि जिसमें काव्य के अंतर्गत शब्द विन्यास की कला बताई जाए, रीति कहलाती है। जैसे शरीर में अंग विन्यास का महत्व है, वैसे ही काव्य में शब्द विन्यास का महत्व है। तो रीति का मतलब वह मार्ग हो गया जहां पे शब्द विन्यास की चर्चा की जाए। जो अंग जहां जैसे होना चाहिए वहां वैसा हो तभी वह सुंदर लगता है। कान की जगह आंख, या आदमी की का कान हाथी के कान जितना बड़ा हो जाए तो उसका सौंदर्य कम हो जाएगा या विभत्स हो जाएगा। इसी तरह जहां जैसा शब्द प्रयोग में लाना हो वैसा ही लाएं, तभी वो काव्य की सुंदरता आती है। कहने का मतलब, जहां पे तुम्हें ओजपूर्ण कविता लिखनी है, जहां पे तुम्हें वीरता की कविता लिखनी है, अगर वहां पे तुम कोमल कांत पदावली का उपयोग करोगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो रीति का मतलब यही है कि जिस तरह के भावों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, उस तरह के भावों के अभिव्यक्ति के लिए उस तरह के शब्दों का चयन और उस तरह की पद्धति का अपनाना। काव्य शास्त्र में रीति का प्रयोग दो अर्थों में होता है। पहला, एक काव्य रचना की पद्धति, शैली आदि के अर्थ में, तथा दूसरा संस्कृत के एक संप्रदाय विशेष के अर्थ में। और वह संप्रदाय है आचार्य वामन का 9वीं शताब्दी द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय। और चूंकि वो संस्कृत का एक संप्रदाय विशेष है, तो इसके प्रमुख जो रीति के समर्थक आचार्य रहे, वामन की ने चूंकि इसके मुख्य प्रवर्तक रहे, तो वामन की परंपरा में जो आचार्य इसे स्वीकार करते हैं समर्थक में, उनकी एक परिपाटी जो है आगे इन्होंने दी है। जैसे यद्यपि वामन से पूर्व भामह और दंडी ने रीति की विवेचना की है, किंतु इनमें से किसी ने भी रीति का लक्षण और उसकी परिभाषा नहीं बताई। सर्वप्रथम वामन ने 9वीं शताब्दी में रीति के लक्षण बताते हुए उसकी परिभाषा इस तरह से रीति शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता, रीति के लक्षणकर्ता के रूप में वामन ही रीति संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये चीज महत्वपूर्ण है कि वामन से पहले रीति की चर्चा आचार्य भामह और आचार्य दंडी कर चुके हैं, लेकिन न वो उसके कोई लक्षणों की चर्चा करते हैं, न उसकी परिभाषा बताते हैं, बल्कि ये काम जो है पहली बार 9वीं शताब्दी में वामन करते हैं। इसीलिए इसके प्रवर्तक के रूप में वामन का नाम आता है। वह आचार्य दंडी जिसे मार्ग कहते हैं, उसे ही सर्वप्रथम वामन ने रीति कहा। रीति शब्द का काव्य या काव्य मार्ग के व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हुए उन्होंने उसकी व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या भी की है। विशिष्ट पद रचना रीति, मतलब पदों की विशिष्ट रचना पद्धति ही क्या है, रीति है। विशेषो गुणात्मा, अर्थात विशिष्ट पद रचना ही रीति है। यहाँ विशिष्ट का अर्थ है गुण संपन्न। गुण संपन्न का मतलब क्या हो, उससे रस मिले, उससे आनंद मिले, उसमें अलंकार हो, उसमें वक्रोक्ति हो, यही उसका गुण हो गया। गुण संपन्न, विशेषा गुणात्मा। इस प्रकार कह सकते हैं कि वामन काव्य का आधार रीति को तथा रीति का आधार गुणों को मानते हैं, अतः गुण ही काव्य का सर्वोत्तम तत्व सिद्ध होता है। वामन जिस तरह से रीति को स्वीकार करते हैं, उसमें से वे काव्य की आत्मा तो रीति को कहते हैं, लेकिन रीति का मुख्य आधार किसे मानते हैं, गुणों को। इसीलिए सर्वोपरि क्या हो गया, गुण हो गया, ना कि पद्धति। मतलब विशिष्ट रचना पद्धति हो लेकिन उसका कोई अर्थ ना हो,
उसमें किसी तरह के गुण नहीं होंगे, और फिर वो जो है आ, आ, वो जो है काव्य की रीति में फिट नहीं होगा, इसलिए उसको हम लोग प्रमुख काव्य नहीं मान सकते। और फिर उन्होंने इसके जो प्रमुख तीन प्रकार है, वैदर्भी, गौड़िया और पांचाली, इनकी चर्चा की। वैदर्भी देशों में प्रचलित रीति वैदर्भी है। यह वैदर्भी रीति समग्र गुणों से युक्त होती है। यह दोष रहित, वीणा के स्वरों के समान मधुर, कुछ इस प्रकार से विशिष्ट है जो कि शब्द और अर्थ के चमत्कार से भिन्न है। गौड़िया रीति की हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं कि गौड़िया रीति में ओज और कांति की बात अधिक होती है, और इसमें समास का प्रयोग अधिक होता है तथा उग्र पदों वाली यह रीति है। पांचाली वैदर्भी और गोंडी के बीच का रास्ता है, इसमें माधुर्य और सुकुमारता का बाहुल्य होता है। वामन के अनुसार यदि काव्य की आत्मा रीति है तो रीति की आत्मा है वैदर्भी रीति। वैदर्भी ही ऐसी रीति है जिसमें 10 गुणों का पूर्ण परिपाक देखा जाता है। वैदर्भी रीति को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। उसके बाद दूसरे आचार्यों में वामन के बाद हम लोगों ने देखा कि भामा और दंडी ने पहले रीति की चर्चा की है, लेकिन उन्होंने उसके लक्षण या परिभाषा नहीं बनाई और ना ही बताई, तो उसे बताने का काम वामन ने किया, इसलिए वामन को इसका प्रवर्तक माना गया। अब वामन के बाद उनकी परंपरा में जो इसके समर्थक आचार्य हैं, उसमें दूसरा नाम जो आता है वो रुद्रट का है। वामन के पश्चात परवर्ती आचार्यों ने रीति की परंपरा को आगे बढ़ाया। रुद्रट ने वामन की तीनों रीतियों के अतिरिक्त एक चौथे भेद लाटी की उद्भावना की। साथ ही साथ उन्होंने रीतियों के एक सामान्य आधार की भी कल्पना की। उनके विचार से समास ही रीति का निर्णायक तत्व है। रीति का निर्णायक तत्व क्या है? समास। जहां समास बिल्कुल न हो वह वैदर्भी, जहां लघु हो वह पांचाली, और जहां मध्य समाज व दीर्घ समाज नहीं, वो समास है, जहां मध्य समास व दीर्घ समास हो वे क्रमशः लाटी और गौड़ी रीति मानी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त किस रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होनी चाहिए, इसका भी विवेचन उन्होंने किया। जैसे श्रृंगार, करुण आदि में वैदर्भी और पांचाली तथा रौद्र में गौड़ी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये कहा रुद्रट ने। तो रुद्रट ने एक तरह से समासों को अधिक महत्व देते हुए कौन से रस में कौन सी रीति का प्रयोग होना चाहिए उसकी चर्चा की। उसके बाद 9वीं शताब्दी में राजशेखर है। राजशेखर ने प्रवृत्ति, वृत्ति और रीति के अंतर को स्पष्ट करते हुए रीति संबंधी पूर्व विवेचन को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार वेश विन्यास क्रम, प्रवृत्ति विलास विन्यास क्रमो वृत्ति, वचन विन्यास क्रमो रीति। अर्थात वेश विन्यास का प्रकार प्रवृत्ति है, विलास विन्यास का प्रकार वृत्ति है तथा वचन विन्यास का प्रकार रीति है। ठीक है, मतलब इन्होंने उसी बात को दोहराया कि वचनों का विन्यास क्या हो, उसका प्रकार क्या हो, उसका तरीका क्या हो, वही रीति है। अर्थात प्रवृत्ति का संबंध वेशभूषा आदि से है, वृत्ति का क्रियाकलाप और व्यवहार से है तथा रीति का संबंध भाषा एवं बोलचाल आदि से है। रीति के भेदों के अंतर्गत राजशेखर ने रुद्रट की लाठी के महत्व को स्वीकार न कर केवल वैदर्भी, पांचाली एवं गोंडी को ही मान्यता दी। राजशेखर के मतानुसार वैदर्भी समास रहित, स्थानानुप्रास तथा योग वृत्ति से युक्त पांचाली अल्प समास और स्वल्पानुप्रास और उपचार वृत्ति से युक्त तथा गौड़ी दीर्घ समास अनुप्रास युक्त तथा योग वृत्ति परंपरा युक्त होती है। कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम के लेखक आचार्य कुंतक ने रीति की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित करते हुए उसे कवि स्वभाव माना। ये बड़ी चीज है कि अभी तक रीति को जो है वाक्य विन्यास, पदों का ठीक से विश्लेषण, उसके पदों में विशिष्ट तरह से वक्रोक्ति उत्पन्न करना इत्यादि को माना जाता था। लेकिन इन्होंने पहली बार एक नई अवधारणा दी कुंतक ने, और ये कहा कि वो कवि स्वभाव है। उन्होंने काव्य शैली या रीतियों के प्रादेशिक वर्ग विभाजन को अस्वीकार करते हुए माना कि रीति कवि मार्ग है तथा कवि जनों के स्वभाव क्रम से इसका ग्रहण होता है। उनके शब्दों में कवि स्वभाव भेद तत्वात मार्ग रीति, अर्थात कवि अपने स्वभाव के भेद के अनुसार जो मार्ग अपनाता है वही क्या है? रीति है। वे मार्ग को 3 भागों में विभक्त करते हैं, सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम। संप्रति तत्र ते मार्गाः कवि प्रथासान नवत्त सुकुमारो विचित्रश्च मध्यशो मयात्मकतः। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह वर्गीकरण
क्रमशः सरल शैली, चमत्कार शैली तथा समन्वित शैली के उदाहरण है। अब ये जो इन्होंने तीन अलग अलग मार्ग बताए हैं, संक्षेप में उसे देख लीजिए। सुकुमार मार्ग, इस मार्ग में प्रतिभा जनित सहज नैसर्गिक गुणों एवं विशेषताओं का समावेश होता है। उक्त वैचित्र या अलंकार अनायास और सहज रूप में आते हैं। इसमें रस प्रणवता होती है तथा प्रसाद एवं माधुर्य गुण का बाहुल्य होता है। विचित्र वे अलंकारिक मार्ग या कला मार्ग हैं। इसमें वर्ण चमत्कार, शब्द चमत्कार, पदावली लालित्य, अर्थ की वक्रता, उक्त की विचित्रता आदि विशेषताएं होती हैं। जैसे बिहारी वगैरह को यहाँ पे आप रख सकते हो। मध्यम मार्ग, यह संतुलित मार्ग है। सुकुमारता और विचित्रता का सहज समन्वय इस मार्ग में होता है। इसमें भाव एवं कला की विशेषता समान रूप से विद्यमान होती है। जैसे बच्चन की जो शैली थी उसमें सुकुमारता भी है और उसमें एक तरह का माधुर्य भी है, विचित्रता भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य कुंतक का रीति भेद सहजता एवं अलंकृति पर आधारित है। कुंतक ने रीति को कवि प्रस्थान हेतु कहते हुए रीति का निर्णायक आधार कवि स्वभाव बताया है। वो कहते हैं कि कवि अपने स्वभावानुकूल जिस पद्धति को अपनाता है वही रीति। ये बात हुई 9वीं शताब्दी में, मतलब कुंतक इस बात को 9वीं शताब्दी में कह रहे हैं। उसके बाद 11वीं शताब्दी में आते हैं भोज। भोज ने वैदर्भी, गौंडी, पांचाली और लाटी के अतिरिक्त दो और नए भेदों की चर्चा की। वह है आवंतिका और माधवी की सृष्टि करके उनकी संख्या 6 तक पहुंचा दी। किंतु परवर्ती विद्वान वामन के 3 भेदों को ही मानते रहे। भोज के अनुसार रीति की व्युत्पत्ति मूलक परिभाषा इन्होंने दी है, अर्थात वैदर्भादि पंथा काव्य में मार्ग कहलाते हैं। गत्यर्थक रीढ़ धातु से व्युत्पन्न होने के कारण वही रीति कहलाती है। इस प्रकार भोज ने मार्ग, पंथा या पथ और रीति को व्युत्पत्ति परक अर्थ में पर्याय सिद्ध करते हुए तीनों को अभिन्नता प्रतिपादित की है। उनके अनुसार रीति का अर्थ कवि गमन मार्ग है, मतलब जो चीज इसके पहले कही जा रही थी, जिसे कुंतक ने कवि प्रस्थान हेतु कहा था, उसी को किसी न किसी रूप में ये स्वीकार कर रहे हैं। परवर्ती आचार्य रीति एवं वृत्ति को समाविष्ट करने का प्रयास करते हैं। आचार्य सिंह भूपाल पद विन्यास भंगी रीति के रूप में परिभाषित करते हुए रीति को 3 भागों में विभक्त करते हैं, कोमला, कठिना और मिश्र, वही पांचाली। काव्य प्रकाशकार भम्मट वर्णानुयायी माधुर्य, ओज, प्रसाद गुणों की चर्चा करते हुए उपनागरिका माधुर्य युक्त, परुषा ओज युक्त और कोमला प्रसाद युक्त, इन 3 वृत्तियों में वैदर्भी, गोडिया तथा पांचाली को समाविष्ट करते हैं। तो ले दे के वो वही बात कह रहे हैं जो इसके पहले जो है रीति को लेकर लगातार कही जा रही है। रीति और गुण 2 चीजों की चर्चा महत्वपूर्ण है कि कुछ जिस तरह से वामन इसकी चर्चा करते हैं वो रीति और रीति का भी मुख्य आधार गुण को मानते हैं। तो दंडी ने गुण को रीति का मूल तत्व माना। वामन ने गुण और रीति को इस संबंध को और भी दृढ़ करते हुए लिखा कि विशिष्ट पद रचना रीति है, विशेषो गुणात्मा, मतलब विशेष रचना पद्धति तो रीति है, लेकिन रीति का भी मूल प्राण क्या है, गुण है। तो एक तरह से आचार्य दंडी और आचार्य वामन ने जो है रीति और गुण को जो है मुख्य रूप से स्वीकार किया किसी काव्य में निहित उसकी चेतना के लिए, उसके सौंदर्य के लिए। अर्थात रीति का वैशिष्ट गुणात्मक है। रीति को विशिष्ट पद रचना और गुणों को उनका मूल तत्व मानते हुए वामन ने शब्द और अर्थ के आधार भेद से गुणों के 2 वर्ग कर दिए हैं, शब्द और गुण और अर्थ गुण। मतलब शब्द के गुण हैं, शब्दों का अपना महत्व है, लेकिन उसके अर्थ का भी अपना महत्व है। तो अगर अर्थ शब्द जो है अर्थ का भाव खो देंगे तो वो उसकी पद्धति कुछ भी हो वो काव्य के अंतर्गत श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। वामन के शब्द गुण प्रायः सभी वर्ण योजना, पदबंध या शब्द समूह के चमत्कार हैं और अर्थ गुणों का आधार अर्थ सौंदर्य है। वामन से पहले भरत ने गुणों को भावगत विशेषता के रूप में स्वीकार करते हुए गुणों की संख्या 10 माना था। कि वो कहते हैं कि गुण कितने तरह के होते हैं, 10, अर्थात श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद,
कुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता एवं कांति, ये 10 गुण उन्होंने स्वीकार किए हैं कि किसी भी शब्द संयोजन में इस तरह के 10 गुण होने चाहिए। दंडी ने भी इन्हीं गुणों को माना था। वामन स्थापित करते हैं कि रीति काव्य की आत्मा है जो इन गुणों पर आश्रित है। दंडी और वामन के गुण संबंधी धारणाओं में अंतर है। दंडी काव्य शोभा का हेतु अलंकार को मानते हैं, न कि गुण को। दंडी ये कहते हैं कि काव्य की शोभा अलंकार से है और वे उसमें से ये मानते हैं कि ये अलंकार होगा तो उसके अंदर अपने आप ये गुण आ जाएंगे, जबकि वामन ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि बिना अलंकारों के भी ये गुण उसमें हो सकते हैं। ये दोनों में बुनियादी अंतर है। इस तरह वामन के विचार से गुण का महत्व अत्यधिक है। वस्तुतः गुणों का सर्वप्रथम लक्षण भी वामन ने ही स्पष्ट किया। उनके विचार से काव्य के शोभा कारक धर्म गुण कहलाते हैं। काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा, अलंकार गुण द्वारा संपन्न काव्य शोभा को बढ़ाने वाले हैं, वे शोभा के मूल हेतु नहीं है। स्पष्टतः यह लक्षण इतना व्यापक है कि इसके अनुसार वे सारे तत्व जिससे कि काव्य सौंदर्य की सृष्टि होती है गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। शब्द और अर्थ का भेद करते हुए वामन ने गुणों की संख्या 20 निश्चित की। जो दंडी ने 10 बताए थे, वामन ने उसको 20 तक पहुंचाया। वामन ने रीति और गुणों को अभिन्न माना और उद्भट ने गुण को रीति आश्रित। इन दोनों की मतों को अमान्य करते हुए आनंदवर्धन ने रीति को गुणाश्रित माना और गुणानाश्रित तिष्ठन्ति माधुर्यादीन। आनंदवर्धन का पक्ष सर्वथा ग्राह्य है। रीति गुण के आश्रित है, ये लगभग किसी न किसी रूप में सभी लोगों ने स्वीकार किया है। आनंदवर्धन के इस मत को स्वीकार करने में कोई बाधा किसी को नहीं होती कि रीति गुण के आश्रित है, परंतु गुण भी रीति निरपेक्ष नहीं है। मतलब आनंदवर्धन उसमें जो नई बात जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो रीति है वो गुणों पे आधारित है, लेकिन जो गुण है वो भी रीति के सापेक्ष है। मतलब अगर रीति अच्छी नहीं होगी तो वो गुण नहीं आएंगे। उन गुणों के प्रकटीकरण के लिए अच्छी रीति का भी होना जरूरी है। तो ये परस्पर समानांतर चीजें हैं जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये बात नई बात जो है आनंदवर्धन प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम लोग कह सकते हैं रीति और गुण निश्चित तौर पे एक नहीं है, परंतु उनका अन्योन्याश्रय संबंध है। मतलब एक दूसरे के ऊपर परस्पर आश्रित संबंध है। जैसे रेल की पटरी दो होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन ट्रेन को चलने के लिए परस्पर वो दोनों पे आश्रित होती है समान रूप से। दोनों के गुणों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है। रीति मूलतः उसी के आश्रित रहती है, परंतु गुण भी रीति से अप्रभावित नहीं रहता। रीति के वर्ण समूह और शब्द समूह चित्र की द्रुति दीप्त और परिव्याप्ति के निश्चय ही बाधक या साधक हो सकते हैं। तो सामान्य रूप में शब्द क्या है, अर्थ क्या है और गुण क्या है, इन चीजों की भिन्नता के कारण रीति को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। कि जैसे शब्द रीति हो सकती है, पद्धति हो सकती है। शब्दों से आप एक परिपाटी बना सकते हैं, पद्धति बना सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ उसके गुणों में निहित होता है या उसके गुण का कारक होता है। तो जो रीति है उस पे अर्थ आश्रित होते हैं और जो अर्थ है वो रीति पे आश्रित होती है। ये बुनियादी बात आनंदवर्धन ने प्रस्तुत की। तो ये इसके प्रमुख आचार्य हैं जो रीति संप्रदाय का समर्थन करते हैं। हम लोगों ने उनकी चर्चा की। इसके साथ ही साथ रीति और गुण के अंतर को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। जो मुख्य आचार्यों के विचार थे हम लोग उससे परिचित हुए, इसके समर्थित आचार्यों से। और रीति का अभिप्राय क्या है, मूल रूप से मोटे तौर पे रीति का अर्थ क्या है, मोटे तौर पे हम लोगों ने उसको समझने की कुछ चेष्टा की। और इसके जो रीति के प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, वैदर्भी, गौड़िया और पांचाली, उसको हम लोगों ने देखा, उसको समझने की कोशिश की। और गुणों की चर्चा हुई कि जिस दंडी ने जैसे उसके 10 गुण बताए थे, उसको आगे चल के आचार्यों ने 20 तक उसकी संख्या बताई। और आचार्यों ने ये भी प्रतिपादित कर दिया कि सिर्फ रीति पर गुण नहीं, अपितु गुण भी जो है रीति पर आश्रित होते हैं।
और उनकी भी चर्चा आवश्यक है। शब्द गुण तथा अर्थ गुण ये दो अलग चीज है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ये दोनों आपके पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो हम लोग इसकी यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। गुणों के प्रकार ये जो है हम लोगों ने मोटे तौर पे देख लिया कि उन्होंने 10 मानी थी भरत मुनि ने, और दंडी ने भी उसी को स्वीकार किया, लेकिन आगे चल के उसकी उसकी संख्या जो है आचार्यों ने 20 तक बता दी। और रीति के प्रकार हम लोग देख चुके हैं, वैदर्भी, गोंडी और पांचाली, हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। सारांश: भारतीय काव्य शास्त्रियों ने कवि की अनुभूतियों को विशिष्ट पद रचना द्वारा अभिव्यक्त करने के क्रम को मार्ग या रीति की संज्ञा दी। काव्य रचना की इस रीति का अध्ययन रीति संप्रदाय में किया गया। भारतीय काव्य शास्त्रीय साहित्य अथवा काव्य भाषा के पद संगठना क्रम को विशिष्ट पद रचना या वचन विन्यास को ध्यान में रखकर रीति के स्वरूप को समझाने की कोशिश करते रहे हैं। उनके अनुसार काव्य भाषा की विशेष गुणों वाली पद रचना रीति है। रीति से संबंधित कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं इस प्रकार हैं। वामन के अनुसार रीति का अर्थ विशेष प्रकार की पद रचना है। राजशेखर के अनुसार रीति को वचन विन्यास क्रम कहते हैं। विश्वनाथ के अनुसार रीति का अर्थ पद संयोजन है, ये आप रट लीजिएगा। सिंह भूपाल के मतानुसार रीति का अर्थ पद विन्यास भंगिमा है। काव्य भाषा पद की रचना या पद विन्यास की विशिष्टता उसमें निहित गुणों में होती है। इस प्रकार कुछ विशेष गुणों को से समाविष्ट या गुण विशेष वाली पद रचना ही रीति है। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, इन सब की हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। तो रीति के संदर्भ में इतना ही। मैं पाठ्यक्रम को एक बार पुनः देखकर देखूंगा कि इससे संबंधित अगर कोई चीज छूट गई है तो कल कल नहीं, परसों के लिए मैं फिर से लिंक डाल दूंगा, तो परसों हम लोग फिर कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर रीति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज छूटी होगी तो हम लोग परसों उसकी चर्चा कर लेंगे। नहीं तो फिर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो अगला हिस्सा होगा पाठ्यक्रम का, हम लोग उसको शुरू करेंगे। ठीक है। और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो ये आपको रिटन नोट्स आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, तो आप इसमें से अपने काम की चीजें निकाल लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है बेटा, तो ये आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बाकी कल लेक्चर नहीं होगा, कल मैं बॉम्बे रहूंगा। परसों के लिए मैं लिंक डाल देता हूँ, परसों फिर हम लोग इसी तरह शाम को कनेक्ट हो जाएंगे।